नमस्कार, खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। डेविड कैमरन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। बेहद अप्रत्याशित नतीजों में उनकी पार्टी को फिर सरकार बनाने का जनमत मिल गया है। खुद कंजर्वेटिव पार्टी के अंदाजे से भी बेहतर सीटें आने से हैरानी जरूर है। एग्जिट पोल्स ज्यादातर गलत साबित हुए हैं और उनकी जीत के पूरे क्या मायने हैं। स्कॉटलैंड के लिए, खासकर यूरोपियन यूनियन के साथ जो यूके का रिश्ता है उसके लिए क्या मायने हैं, पूरी दुनिया के लिए क्या मायने हैं, वर्ल्ड एट लार्ज और भारत और ब्रिटेन रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। क्या वाकई कैमरन साहब जो हैं, जो उनकी पॉलिसी, जो उनकी नीतियां अब तक चली आ रही थी, उनको जारी रखेंगे या फिर बदलाव लाएंगे। उन्होंने एक ग्रेटर ब्रिटेन बनाने का दावा किया है और वादा किया है। क्या मायने हैं आखिर इस ग्रेटर ब्रिटेन के? इन सब सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों के जरिए। स्टूडियो में मेरे साथ पिनाक रंजन चक्रवर्ती हैं, कई देशों में राजदूत रह चुके हैं और विदेश मामलों की बहुत बारीकी से समझ रखते हैं। दूसरी खास मेहमान है मेरे साथ शीतल शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जेएनयू में। अमित बरुआ है मेरे साथ, रेजिडेंट एडिटर हैं द हिंदू अखबार के और साथ ही विदेश मामलों की गहरी पड़ताल करते हैं। और साथ ही मेरे साथ जल्द ही मार्क टली साहब भी मौजूद होंगे, जो वेटरन जर्नलिस्ट होने के साथ साथ ब्यूरो चीफ रह चुके हैं बीबीसी के दिल्ली में और खासकर 30 साल उन्होंने बीबीसी के साथ गुजारे हैं। कई किताबों के लेखक भी हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एम्बेसडर चक्रवर्ती, ये बताइए कि जब ये नतीजे आए तो क्या आप हैरान थे या आपको लगता था कि एग्जिट पोल्स तो गलत हो ही सकते हैं? देखिए, एग्जिट पोल्स में जो लचक होती है वो 5-10% का होता ही है। तो एग्जिट पोल्स भी कह रहे थे कि शायद वो हाफ ए मार्क तक पहुंच जाएं, 325 सीटें। अब वो मेरे ख्याल 330 तक ले गए हैं, तो मेजॉरिटी तो उन्हें मिली गई है। तो मैं नहीं मानता कि ये बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट है, बिकॉज जो स्कॉटिश पार्टीज ने जो 56 सीट्स ले ली हैं आउट ऑफ 59, उसमें लेबर को नेचुरली सबसे ज्यादा नुकसान वहां से हुआ है और बाकी सीटों में कुछ नुकसान हुआ है। तो मैं तो मानता हूं कि ये डेविड कैमरून के लिए बहुत बड़ी जीत है और कंटिन्यूटी होगी पॉलिसीज में। लेकिन खबरें छप रही थी कि पोलस्टर्स जो हैं उन्हें बड़ी शर्म आ रही है कि उनके नतीजे, उनके जो प्रेडिक्शंस थे वो सब गलत साबित हो रहे हैं। देखिए, पोलस्टर्स को थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए क्योंकि वो गलत साबित हुए हैं। अगर आपने कुछ कहा और वो नहीं होता है तो थोड़ा सा तो शर्माना चाहिए सभी को। जी। तो पर होता है, ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा ना, 5-10% का स्विंग इधर उधर वो पोलस्टर भी नहीं समझ पाते। लेकिन क्या ऐसा हुआ इस चुनाव में जो कि कंटिन्यूटी के लिए वोट पड़ा है? क्योंकि हम जानते हैं ऐसा नहीं है कि अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर हुई है, लेकिन इन्हीं 5 सालों में कहीं ना कहीं डिप्रेशन के दौर से भी बाहर निकली है। तो क्या इस बात का इनाम जनता ने दिया है कि जिस खराब और बदतर दौर में हो सकती थी, कम से कम पटरी पर लाने में एक तरह से कामयाब रही कंजर्वेटिव पार्टी, कैमरन साहब? क्या आपको ये लगता है कि ये एक वजह रही जिसके इनाम के तौर पर सीट मिली है? मैं मानता हूं कि ये इकोनॉमिक रीजंस के लिए ही ये उनको जो ये सीटें मिली हैं, इकोनॉमिक रीजंस के लिए मिली है, स्टेबिलिटी के लिए मिली है और कंटिन्यूटी के लिए मिली है। और वो खुद भी ये कह रहे थे उनके अपने स्पीचेस में कि कंटिन्यूटी हमें करना है। और एक बात और है, 2 बड़े मुद्दे हैं अभी उनके सामने। एक तो ईयू की जो मेंबरशिप है और दूसरा है स्कॉटिश रेफरेंडम। अब वो कहाँ 2017 में फिर उनका रेफरेंडम होगा कि ब्रिटेन ईयू में रहे ना रहे, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। यूके का जो रोल है ग्लोबली वो थोड़ा नीचे तो चला ही गया है। अगर आप आज देखें यूरोपियन अफेयर्स में जी, अमेरिका का सबसे बड़ा एलाई आज जर्मनी है, यूके नहीं है। क्योंकि अगर आप यूक्रेन को ले या रशिया के साथ जो समस्याएं हैं तो उसमें मर्कल, चांसलर मर्कल का नाम सब हमेशा आता रहा है, डेविड कैमरून का नाम नहीं आ रहा है। क्योंकि यूके का अभी जो वो पुराना जो रोल था इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड स्टॉन्चेस्ट एलाई ऑफ द यूएसए, उसमें थोड़ा सा नेचुरली डिक्लाइन हुआ है। जी, चलिए इन मुद्दों पर हम आते हैं। शीतल शर्मा, ये बताइए कि फिलहाल क्यों आपको ये लगता है, अभी तक तमाम तरह के आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे कि अब लगता है कि पूरे तरीके से कोalition पॉलिटिक्स का दौर आ चुका है ब्रिटेन में, अब लगता है नहीं आ रहा है, तो कुछ ही घंटों में जो है बिल्कुल तमाम जो आकलन होते हैं वो बदल जाते हैं। क्या वाकई स्थायित्व के लिए भी वोट पड़ा है? इसलिए भी वोट पड़ा है कि अगर एक पार्टी को पूरा बहुमत नहीं मिलता, मेजॉरिटी नहीं मिलती, तो कम से कम कई हफ्तों की तो अस्थिरता रहती, कम से कम इस महीने के आखिर तक तो अस्थिर मामला रहता ही। आरफा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि जो यूके के वोटर ने इतनी सेंसिबिलिटी दिखाई है इसमें
कि कुछ ही घंटों में सारे पोलस्टर्स एक तो झूठे साबित हो गए। झूठे क्या मतलब काफी हद तक उनको शर्मिंदा हो ही गए। दूसरा ये है कि मैं अभी आने से पहले बीबीसी पर कुछ इंटरव्यूज देख रही थी कंजर्वेटिव एमपीज जो जीते हैं, तो उनमें बड़े अच्छे तरह तरह के विचार सामने आ रहे थे, पर एक खुल के जो विचार बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं कि किस तरह वोटर्स ने वहां वोट किया है। कि पिछले 12 घंटे में जब लास्ट कैंपेनिंग खत्म हो गई थी, उसके बाद भी उन्होंने रियलाइज किया कि हमें एक स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा हंग पार्लियामेंट, इंस्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी की तरफ रुझान होता चला जा रहा था कि कहीं ना कहीं उनको भी अपना माइंड मेकअप करना पड़ा। दूसरा फैक्टर ये है कि जो लेबर कंटेंडर था, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था मिलीबैंड के अंदर, वो लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाया। दे कुड नॉट गिव अ विजन टू पीपल इन ब्रिटेन। नहीं, क्या डर इस बात का भी था कि कहीं ना कहीं उनका जो एक लेफ्ट लीनिंग है, जिस तरह की सोसाइटी कैपिटलिस्ट है बन गई है अब ब्रिटेन, कहीं ना कहीं उनका ये था कि वो खर्चों पर खर्चे ज्यादा करने लगेंगे, और उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेके जो एक कंफ्यूजन था, क्या वो भी एक वजह रही? उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज तो इतनी क्लियर कट नहीं थी, वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशंस लोगों को नहीं कनेक्ट कर पाए। बजाय ये हो गया कि जो ऑफ लेट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कैमरून गवर्नमेंट ने लास्ट 2-3 साल में किए थे, जैसे लोगों के लिए जॉब्स बहुत ज्यादा बनाए थे, 3 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, और साथ में जो मैनिफेस्टो में वादे थे कि हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आएंगे, अप्रेंटिसशिप करेंगे, कुछ रिलेटेड मुद्दे थे जो लेबर वेलफेयर के भी हैं, जिसमें पैटर्निटी लीव वगैरह की भी कुछ बातें हो रही थी। तो उन चीजों से क्या हुआ कि पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस उनको डिप्रेशन में से बाहर लाने की और साथ में एक इकोनॉमिक विजन दिखाने के कारण क्या हुआ कि लोगों ने अपने आप को ये समझा कि इट्स बेटर टू गो फॉर स्टेबिलिटी रादर देन एक्सपेरिमेंट प्रयोग नया करने से अच्छा। और दूसरा ये भी था कि लेबर गवर्नमेंट जब बनाती, उनका लाइवलीहुड टाई अप एसएनपी के साथ जरूर हो जाता, और कहीं ना कहीं यूके में कंसोलिडेटेड सेंटिमेंट ज्यादा है टुवर्ड्स यूनिटी, जैसा कि अभी उन्होंने कहा भी ना बाहर निकल के 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे, कि ये वन पार्टी कंजर्वेटिव, वन नेशन कंजर्वेटिव पार्टी जो वो एक विजन उन्होंने कहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये भी रहा। और कुछ हद तक ये लग रहा था कि अगर सीटें कम होंगी तो एसएनपी को साथ लेना पड़ सकता है। एसएनपी को साथ लेना पड़ेगा, और फिर उसके कारण, हालांकि एसएनपी टोटल ये नहीं कि एसएनपी पावर में आते ही स्कॉटलैंड अलग हो गया, ये बिल्कुल एक बहुत सिंपलिस्टिक काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन है, बट कहीं ना कहीं लोगों ने स्टेबिलिटी और सर्टेनिटी को वोट किया है, बजाय की अनसर्टेनिटी और नया प्रयोग नहीं करना चाहते थे। फिलहाल ऐसा भी लगता है कि जो नीतियां रही हैं वो संतोषजनक रही, इसका मतलब कंजर्वेटिव पार्टी की। अमित बरुआ, आपका क्या आकलन है? आपने बहुत सारे चुनाव देखे हैं अपनी नजरों के नीचे से गुजरते हुए, क्या जिस तरह से बात हो रही थी कि एक नया ब्रिटेन देखने को मिलेगा, लेकिन ये तो पुराना ब्रिटेन की कंटिन्यूटी के लिए वोट मिल गया है। बात हो रही थी कि कोलिशन पॉलिटिक्स का दौर आ गया है, नई पार्टी हालांकि लेबर नहीं है, लेकिन फिर भी दोबारा चांस देने की बात हो रही थी। बात यह भी हो रही थी कि छोटी पार्टियों का हिस्सा अब ज्यादा हो जाएगा, डाइवर्स जो ओपिनियंस हैं उनकी हिस्सेदारी होगी अब केंद्र में। जी बिल्कुल, एक तरफ तो हमने ये जो देखा है कि स्कॉटिश नेशनल पार्टी की जो परफॉर्मेंस रही बहुत अच्छी रही, और दूसरी तरफ लिबरल डेमोक्रेट्स की जो डिक्लाइन रही वो भी एक बहुत ड्रामेटिक रहा है, कि जिस तरह से लिबरल डेमोक्रेट्स की सीटें गई हैं, शायद 7 या 8 सीटें उनको आई हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जो ब्रिटेन के वोटर ने अपना मत दिया है वो स्टेबिलिटी के लिए अवश्य है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी की जो आर्थिक नीतियां हैं उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। हो सकता है कोई न्यूआंस डिफरेंसेस हो। जहां तक कि एड मिलीबैंड का सवाल है, विदेश नीति पर उन्होंने काफी एक अपनी नई पहचान बनाने की कोशिश की, जिसमें वो अमेरिका से थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा दूर होके उन्होंने कोशिश की कि एक नई पॉलिसी लाएं, लेकिन काफी हद तक वो नीति, वो लाइन उनकी फेल हो गई जिस तरह से वोटर्स ने वोट दिया। लेकिन लिबरल डेमोक्रेट्स की डिक्लाइन और स्कॉटिश नेशनल पार्टी की राइज को लेकर आपको पता है फर्स्ट पास द सिस्टम पोस्ट सिस्टम में कई अजीब से नतीजे भी आ जाते हैं। तो यही एक नतीजा हमारे सामने आया है, और जो कंटिन्यूटी की बात की है उसके साथ साथ जो ब्रिटेन की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है, जो यूरोपियन यूनियन में उनका फ्यूचर है, उनका रोल है, ये सब चीजों पर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह हैं। क्योंकि अगर यूनाइटेड किंगडम अपने आप को रिकंसिडर करता है यूरोपियन यूनियन में रहने की, शामिल होने के लिए, तो मुझे लगता है कि ये इंटीग्रेशन और
एक साथ काम करने के लिए बहुत बड़ा धक्का है। तो डेविड कैमरन साहब को भी बहुत उनके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि किस तरह से वो यूनाइटेड किंगडम को आगे ले जाएंगे, किस तरह से उनकी नीतियां सबको साथ लेके चलेंगी और किस तरह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ या जो भी स्टेबिलिटी का प्रॉमिस है उसको वो कैसे डिलीवर करेंगे। जी हाँ, और अमित बरुआ, इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम में फिलहाल जो स्टॉक मार्केट है वो सर्ज कर गया है। इसका मतलब कि पूरा दाव जो है वो कैमरन साहब के ऊपर लगाया जा रहा था। उनकी आर्थिक नीतियों पर विश्वास था बाजार को भी। बिल्कुल आरफा जी, आपको मालूम है कि आजकल भारत में जो स्टॉक मार्केट है वो इतना अच्छा नहीं कर रहा है। नहीं, हमारी मोदी सरकार का 1 साल होने जा रहा है तो उसके ऊपर भी लोग समझते हैं कि हो सकता है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस उनकी इतनी अच्छी नहीं रही है जितना होना चाहिए। लेकिन स्टॉक मार्केट आरफा, मैं ये आपको कह दूं कि बहुत अच्छा बैरोमीटर नहीं है। जो लोगों ने वोट दिया वो ज्यादा अच्छा बैरोमीटर है और ये बात पक्की है कि मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स हैव गिवन हिम अ नैरो मेजॉरिटी। और आपको ये भी मालूम होगा कि उनकी मेजॉरिटी जो है बहुत बड़ी नहीं है। और आपको ये भी मालूम होगा कि उनकी खुद की पार्टी में काफी डिसेंटर्स हैं कई इश्यूज को लेकर। तो इनको अपने बैक बेंचर्स को लेकर साथ चलना और सरकार चलाना, मुझे लगता है ये भी डेविड कैमरन साहब के लिए सेकेंड टर्म में बहुत बड़ा चैलेंज होगा। जी हाँ, अमित बरुआ, हम भी इस पर विश्वास करना चाहेंगे कि लोगों का विश्वास ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि बाजार का विश्वास। लेकिन अक्सर हमें बताया जाता है कि दूसरी तरह से सोचा जाए। एम्बेसडर चक्रवर्ती, ये बताइए कि इससे पहले कि हम आए यूरोपियन यूनियन के सवाल पर, स्कॉटलैंड के सवाल पर, अमेरिका के साथ क्या रिश्ते बदलेंगे या वैसे ही रहेंगे? क्योंकि अमेरिका में, ब्रिटेन में चूंकि सीधे वोट नहीं होता है और अलग अलग आपको अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने होते हैं, तो क्या ये नीतियां, ये जो वोट है ये कंजर्वेटिव पार्टी के लिए ज्यादा है या प्राइम मिनिस्टर कैमरन की नीतियों पर ज्यादा है? क्या माने कि उनकी शख्सियत पे वोट ज्यादा पड़ा है या ओवरऑल पार्टी की नीतियों पर? एक फैक्टर तो जो पिन पॉइंट करना बड़ा मुश्किल है। मुझे तो, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि इकोनॉमिक इश्यूज जो थे, कंटिन्यूटी, ये फैक्टर्स थे। और उन्होंने देखा कि डेविड कैमरन ने पिछले 5 साल कैसे चलाया सरकार, इसमें जैसे रिसेशन से बाहर आया ब्रिटेन। और एक उन्होंने ये भी देखा कि आगे अब हमें क्या क्या सवाल करने हैं। पर एक चीज थोड़ा सा मुझे आशंका ये है कि लोगों ने ये भी देखा कि कंजर्वेटिव वोट को देने के लिए एक एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट भी काम कर रहा है वहां पे। तो क्योंकि कंजर्वेटिव्स ने इमिग्रेशन पे काफी मतलब चेंजेस लाए हैं जो रेस्ट्रिक्टिव है, काफी रेस्ट्रिक्टिव है। तो आप कह रहे हैं उनकी नीतियां प्रोटेक्शनिस्ट है इमिग्रेशन पे। तो शायद वो भी लोगों के, ब्रिटिश पब्लिक के सेंटिमेंट में कुछ काम आया होगा। मतलब कभी एक तो बड़ी राइट विंग पार्टी है, आपको मालूम है, यूकेआईपी जो एंटी इमिग्रेंट पार्टी वगैरह है, तो थोड़ा सा उनका वोट भी शायद इधर आ गया है ऑन इमिग्रेशन इश्यूज, बिकॉज कंजर्वेटिव्स ने थोड़ा सा राइट टर्न लिया है। और बाद में पोस्चरिंग भी जिस तरह की उससे साफ तौर पर जिस तरह से पोस्चरिंग भी की है, तो मुझे लगता है ये सारे मुद्दे जो है मिलके, मतलब ये जो वोट मिला है उनको, जो मैंडेट मिला है, इसका नतीजा। लेकिन ये तो विडंबना है क्योंकि बताया जा रहा है कि भारतीय मूल के जो लोग हैं वो काफी हद तक कंजर्वेटिव्स के साथ चले गए, उन्होंने उनके लिए वोट किया है, हालांकि उनकी पॉलिसियां जो है एंटी इमिग्रेशन होने के बावजूद। आपको मालूम है कि एक जो मुस्लिम काउंसिल के वहां लीडर है, उन्होंने प्रोटेस्ट लेटर लिखा है टाइम्स ऑफ लंदन को, कि जो कंजर्वेटिव्स का जो एक वो क्लिप था जिसमें दिखा रहे हैं डेविड कैमरून मंदिर जा रहे हैं और गुरुद्वारा जा रहे हैं और इंडियन कम्युनिटी को जिस तरह से वो कर रहे हैं, तो उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि वो मस्जिद क्यों नहीं गए। तो इस तरह की भी बात आई है। तो डेफिनेटली इंडियन कम्युनिटी को उन्होंने वो किया है। अब ये आप देखिए कि इंडियन कम्युनिटी लार्जेस्ट कम्युनिटी है, एथनिक कम्युनिटी, नेशनल जो जिसमें तोला जाता है जिस तरह से, तो इंडियन कम्युनिटी अच्छी कर रही है वहां पे, क्योंकि वो, अब देखिए थोड़ा जब प्रॉस्पेरिटी आता है कम्युनिटी में, वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव की तरफ झुकती है, यानी कि सत्ता की तरफ, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक रीजंस अगेन, क्योंकि बिजनेस फ्रेंडली है, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है,
तो नेचुरली आई विल सपोर्ट दैट गवर्नमेंट। शीला शर्मा, बहुत महत्वपहले बात है जो कह रहे हैं वैसे चक्रवर्ती की यूके की जो पॉलिसीज रही हैं अब तक, राज्य और धर्म का अलग अलग बंटवारा, कि राज्य जो है और धर्म आपस में ना मिले, हम पहले भी इस बात पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन चूंकि अब इस बार एक नयापन ये देखने को मिला कि अलग अलग जो धर्म स्थल थे उनकी तरफ जाने की को प्राथमिकता दी गई इस बार कंजर्वेटिव पार्टी के जरिए, तो क्या ये ट्रेंड भी आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा? ये ट्रेंड इसलिए भी बढ़ता हुआ नजर आया अरफा, क्योंकि अगर हम साउथ एशियन डायस्पोरा की बात करें, जो कि एक किस्म से वहाँ एक मोनोलिथिक कैटेगरी समझा जाता है, बट एक्चुअली में है नहीं। वो इंडियंस अलग हैं और पाकिस्तानीज अलग हैं, बांग्लादेशीज जो क्लब एज पाकिस्तानीज और मुस्लिम्स कर सकते हैं। अब इंडियन डायस्पोरा की वहाँ तादाद 20 लाख से ऊपर है, 2 मिलियन प्लस है, बट उसमें से वोटिंग तकरीबन 6.5 से 7 लाख लोग करते हैं। तो इंडियन डायस्पोरा जो है वो काफी वेल इंटीग्रेटेड है, काफी एस्टेब्लिश्ड है, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली काफी हाई पैरामीटर्स पे है। वहाँ पे सारे प्रोफेशनल्स, आईटी इंजीनियर्स, काफी लोग काफी हद तक इंडियन डायस्पोरा बहुत एस्टेब्लिश्ड है। और जैसे एम्बेसडर साहब ने कहा ना कि जब आप सेटल हो जाते हैं तो आप थोड़ा कंजर्वेटिव रुझान ले लेते हैं, क्योंकि तब बेनिफिट आपको भी मिल रहा है, उस पॉलिटी में आप पूरा वो हो रहे हैं। और एक अजरस की बात ये है कि जो डायस्पोरा जाके वहाँ सेटल हो जाता है वो एकदम से एंटी इमिग्रेंट हो जाता है। जब तक वो उस टेबल के उस पार, जब तक वो उस पार नहीं जाते, जब तक वो चाहते हैं कि ओपन बॉर्डर्स रहें, जैसे ही हो जाते हैं उनको लगता है कि अब तो आपकी सीट परमानेंट हो चुकी है यहाँ पे, फिर वो भी एक रिस्ट्रिक्टेड रुझान अपना लेते हैं। अब दूसरा जो है पाकिस्तानी डायस्पोरा, ये लोग अभी उतने इकोनॉमिकली, एजुकेशनली सेटल्ड, उतने ज्यादा कंपैरेटिवली इंडियंस के मुकाबले कम है। हालांकि धीरे धीरे देयर आर पॉकेट्स ऑफ अंडर अचीवमेंट, बट स्टिल दे आर ग्रोइंग, आप दोनों तरफ से कह सकते हैं। तभी वो कह रहे हैं ना, इन्होंने बताया कि एग्जाम्पल की वो मस्जिद क्यों नहीं गए। तो इस जो डायस्पोरा है हमारी तादाद बहुत ज्यादा है, हम लोग एस्टैब्लिश्ड हैं और उनको टैप करना भी बहुत एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। एक जैसे दिखने वाले लोग एक जैसा सोचते हो ऐसा जरूरी नहीं है, हालांकि ब्रिटेन में इसको लेकर एक और जब सोसाइटी मल्टीकल्चरल है तो पॉलिटिक्स भी मल्टीकल्चरल होगी। मार्क तली साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जरूर सवाल करते हैं। मार्क तली साहब, ये बताइए कि फिलहाल जो नतीजे आए हैं ब्रिटेन के चुनाव के, बहुत सारे लोगों को हैरान कर रहे हैं। आपने चूंकि कई सारे चुनाव देखे हैं और बहुत तजुर्बेकार आप हैं, आपको इस तरह इन नतीजों में क्या खास बात नजर आई? क्यों कंजर्वेटिव पार्टी को मैंडेट मिला? मेरा ख्याल है कि दो कारण स्पष्ट है और दो महत्वपूर्ण कारण है। एक कारण है कि लोग सोचते था कि आर्थिक हालत में सुधार हो रहा है और लोगों को याद आता है कि आर्थिक क्राइसिस की वजह किसने करवाया, और वो था लेबर पार्टी। इसलिए लोग तो लेबर पार्टी में भरोसा नहीं रखते आर्थिक हालत को ठीक करने के लिए और देखभाल करने के लिए। दूसरी बात ये है कि लोग सोचते थे कि शायद लेबर पार्टी स्कॉटिश नेशनलिस्ट पार्टी के साथ जैसे समझौता या कोalition बनाएंगे, और इंग्लिश पीपल ऐसा कोalition को बिल्कुल नहीं पसंद करता है। और मिलीबैंड ने बार बार कहा कि मैं समझौता नहीं करूंगा, लेकिन लोग इसमें तो विश्वास या भरोसा नहीं रखा। ये दो खास कारण है, बाकी और कुछ कारण है, लेकिन मेरे विचार में ये दो खास कारण है। तो मार्क तली साहब, आपको क्या लगता है कि जो कंजर्वेटिव पार्टी की पॉलिसीज रही हैं उन्हीं के साथ आगे बढ़ेंगे? इसमें 2-3 महत्वपूर्ण चीजें पूछना चाहती हूँ। पहली बात तो क्या आर्थिक नीतियां भी वैसी जारी रहेंगी? दूसरी बात, जिस तरह की अलग अलग मिलिट्री और इकोनॉमिक कोalitions में फिलहाल कंजर्वेटिव पार्टी रही, उनकी सरकार रही, क्या वो जारी रहेंगी? और तीसरी महत्वपूर्ण बात है जो भारतीय मूल के लोगों की है, इमिग्रेशन को लेकर है, क्या उनकी पॉलिसी आपको लगता है और ज्यादा हार्ड लाइन हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस नीति को भी वोट मिला है? हाँ, कंजर्वेटिव पार्टी तो जरूर कोशिश करूंगा कि इमिग्रेशन पर, खासतौर पर इमिग्रेशन पर सख्त नीति अपनाएंगे। लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी की दिक्कत ये है कि यूरोप में ज्यादा से इमिग्रेंट्स यूरोप से आता है, और इनको रोकने के लिए वो तो उनके पास तो जैसा पावर नहीं है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के कानून के मुताबिक फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर इज एसेंशियल। और आज मैंने एक यूरोपियन यूनियन के आदमी से मिला और उसने कहा कि डेविड कैमरन ये कानून, ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत जो है बदलने को कोई उम्मीद नहीं है। He will never have a chance of changing the freedom of movement of labor in Europe. और इसलिए
डेविड कैमरन ने कहा कि मैं एक सख्त सीमा रखूंगा इमरजेंसी पर, लेकिन कैसा सीमा रख सकते हैं अगर उसको इमिग्रेशन को आपकी जैसा कंट्रोल में नहीं है। लेकिन आप क्या बात कर रहे हैं, विद इन यूरोप की या आउटसाइड यूरोप का जो इमिग्रेशन है, दो अलग अलग चीजें? दो अलग अलग चीज है, क्योंकि एक तो आप तो कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरा कंट्रोल नहीं कर सकता, नियंत्रण में नहीं रख सकते हैं। जी शीतल कुछ कह रही है। जो आप ये बात करी इंटरनल और एक्सटर्नल जी, की, तो एक्सटर्नल तो आप फिर भी कंट्रोल कर सकते हैं जो साउथ एशिया और अदर अरब कंट्री से या नॉर्थ अफ्रीका से हो रहा है, बट जैसा कि तुलिसा कह रहे थे नो कि इंटरनल कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फंडामेंटल ऑफ यूरोपियन यूनियन ही ये है कि देयर इज अ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल। अगर आप बाकी चीजों से आप सोशल चैप्टर से ऑप्ट आउट कर सकते हैं, आप यूरोजोन के मेंबर नहीं बने, आप शेंगन बॉर्डर कंट्रोल के नहीं है, जैसे कि यूके काफी हद तक है, कई जगह इन्होंने ऑप्शन ले रखा ऑप्ट आउट करने का काफी ह्यूमन राइट्स और उन एरियाज में, बट आप फंडामेंटल चार्टर जो है उसको आप कैसे डिनाई कर सकते हैं, विच इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ लेबर ऑफ कैपिटल एंड पीपल। और उसमें जो सेंट्रल ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं या लेसर डेवलप्ड जो मेडिटेरेनियन साइड से हैं, उनको आप कैसे रोकेंगे? जी हाँ, और दो महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही है कि पहली बात तो लेबर पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार माना गया वोटर के जरिए कि जो क्राइसिस, जो संकट आया है आर्थिक जो आया था, वो उसके लिए लेबर पार्टी की नीतियां जिम्मेदार थी और शायद उन्हें सजा दी गई 5 साल गुजर जाने के बावजूद भी। और दूसरा उनका ये कहना था कि एसएनपी कहीं किसी कोalition में साथ ना आ जाए लेबर पार्टी के, इस डर से भी वोटर ने वोट किया है। काफी महत्वपूर्ण बातें या सवाल उठ रहे हैं, हालांकि एक दो और आर्थिक मुद्दों पर सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, लेकिन अमित बरुआ ये बताइए कि जब से ये पूरे डिप्रेशन का दौर, आर्थिक संकट का दौर आया है, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में जितने भी चुनाव हो रहे हैं वो आर्थिक मुद्दों को लेकर ही हो रहे हैं, बजाय इसके कि आर्थिक मुद्दों को लेकर भी हो। जो पॉलिटिकल आइडियाज हैं, जो राजनीतिक विचार के लिए जो पार्टियां खड़ी हैं, जिस तरह से वो एक देश को आगे ले जाना चाहती हैं एक समाज के तौर पर, ऐसा लगता है ये सब मुद्दे गौण हो गए हैं ब्रिटेन जैसे डाइवर्स नेशन के लिए भी। जी आरफा, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि जो ब्रिटेन अपने आप को एक मल्टीरेशियल सोसाइटी कहता है, कि क्या वास्तव में ये मल्टीरेशियल सोसाइटी है, और भारतीय मूल के जो लोग वहां पे बस गए हैं वो लोग भी चाहते हैं कि और नए लोग इमिग्रेशन या छात्र नहीं आए। भारतीय मूल के जो छात्र यूके जाते थे उनकी तादाद में बहुत कमी हुई है, और लिबरल डेमोक्रेट्स के मंत्रियों ने आके इसके बारे में चर्चा भी की है भारत में। तो एक तरह से एक जो क्लोज मुल्क बन रहा है, और जिस तरह की रेटरिक कंजर्वेटिव पार्टी की लीडर्स से आ रही है, मुझे नहीं लगता कि, मैं आशावादी नहीं हूं कि ये दरवाजे खुलने वाले हैं। और जैसे कि मार्क टली साहब भी कह रहे थे कि यूरोप से जो इमिग्रेंट्स आ रही हैं उनको भी लेकर ब्रिटेन में काफी कंसर्न्स हैं। तो इस तरह की क्लोज मेंटालिटी से मुझे नहीं लगता है कि ब्रिटेन की प्रगति बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि ब्रिटेन की खासियत थी कि चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, दुनिया भर के जो बहुत बढ़िया लोग, अच्छी दिमाग रखने वाले, पढ़ाई करने वाले लोग ब्रिटेन जाया करते थे। और ये देखिए ना, आप कहते हैं हैरानी की बात है कि भारतीय मूल के लोग वहां चुनाव लड़ते हैं, वहां चुनाव जीतते हैं। जी, भारतीय मूल की बात नहीं है। अगर आप अपनी सोसाइटी को बंद करेंगे, क्लोज करेंगे, तो इन सोसाइटीज को नुकसान होगा। और आज आर्थिक प्रॉस्पेरिटी के साथ लोग दुनिया के दूसरे कोनों के बारे में ज्ञान नहीं रखते हैं, समझ कम रखते हैं। और आप जिस तरह से जिस मुद्दे का हमने ज्यादा जिक्र नहीं किया, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को लेकर, आज बात यह है कि यूरोप के देशों से आईसिस और दूसरी जगहों पर लोग लड़ रहे हैं। तो किस तरह की सोसाइटीज इन्होंने अपने लिए क्रिएट की हैं, और किस तरह की क्राइसिस जो इमिग्रेंट्स हैं खास करके, और इसमें विदेश नीति मुझे लगता है एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है। जिस तरह की विदेश नीति कई सालों में, चाहे वो कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार हो या लेबर पार्टी की सरकार हो, जिस तरह की विदेश नीति उन्होंने चलाई है, उससे काफी जो इमिग्रेंट पॉपुलेशन एलिनेट हुआ है, और उसी की वजह से हम लोग देख रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बारीकी के साथ आपने, अमित बरुआ, समय मेरे पास कम है, बिल्कुल समय एकदम समाप्त हो चुका है। हालांकि कार्यक्रम का जो खत्म हम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे नोट पे कर रहे हैं। आपने ये कहा है कि जरूर जितने आर्थिक मुद्दे हैं वो आगे आ रहे हैं, उसकी बुनियाद पर लोग वोट कर रहे हैं, लेकिन काफी हद तक दुनिया की जो सबसे बड़ी परेशानियों में से एक है, जिसमें आतंकवाद, अतिवाद है, कहीं ना कहीं वो राजनीतिक मुद्दे हैं जो हमें उस तरफ ले जा रहे हैं, और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।